अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑडियो कुतुब खाना। इसमें उर्दू नावल टाइम टाइम फिश की ऑडियो पेश कर रहे हैं। इन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। शुक्रिया। किस बात का पता चल गया डैडी? फहमी ने परेशानी से पूछा। मेरा छोटा भाई यानी कि तुम्हारा चाचा मुझे कत्ल करवाना चाहता है। सेठ का जुमला सुनते ही मेरा और फहमी का रुका हुआ सांस एकदम बहाल हो गया। सेठ अक्सर ऐसे जुमले बोलता रहता था जिसे सुनने वाले का खामखा हार्ट अटैक होने का खदशा हो। लेकिन डैडी, आपको किसने बताया? वो आया था यहाँ, इसने खुद धमकी दी है, सेठ ने सपाट लहजे में कहा। इनकी ये जुर्रत, मैं इनका खून पी जाऊंगी, फहमी गुस्से से बोली और मैं गहरी सांस लेकर रह गया। ये लड़की खून की बड़ी प्यासी थी। पता नहीं ड्रैकुला के खानदान से थी या पार्ट टाइम ब्लड बैंक चलाती थी। सेठ खामोश रहा, लेकिन फहमी उठकर इसके पास आ गई। मैं चाचू को गोली मार दूंगी। नहीं बेटे, ही इज योर नेपियो, वो तुम्हारा चाचा है, ऐसा नहीं कहते। ये क्या चाचू ऐसे होते हैं? सारी जिंदगी हमें तंग करते आए हैं, अब मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो उठकर पापा के पास आ गई। वो आपको क्यों मारना चाहते हैं? मैंने जल्दी से पूछा। तुम खामोश रहो, फहमी तेज लहजे में बोली। तुम कौन होते हो हमारे घरेलू मामलात में दखल देने वाले? सेठ ने बड़ा शानदार जवाब दिया। भाई, ये मेरा दामाद और तुम्हारा शौहर है, अब इसे हमारे घरेलू मामलात में दखल देने का पूरा हक है। मेरा सीना फख्र से फूल गया। अब तो फहमी के बाप की भी मजाल नहीं थी कि वो मुझे कुछ कह सकता। मैंने टांग पर टांग रखकर सेठ के करीब बैठ गया और फहमी को आंख मारकर बोला, अंकल आप फिक्र न करें, मेरे होते हुए कोई आपको कुछ नहीं कह सकता। हालांकि मुझे कहना चाहिए था कि आपके होते हुए कोई मुझे कुछ नहीं कह सकता। वेलकम वेलकम, शुक्रिया शुक्रिया मेरे बहादुर दामाद। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे अपने अंदर एक तवानाई का एहसास हुआ है। सेठ खिल उठा। मैंने अपने अंदर दमा होते हुए महसूस किया। मुझे यूं लगा जैसे मैं किसी भी सिमत गिरने वाला हूँ। जिंदगी में पहली बार मुझे किसी ने बहादुर कहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि फौरन फहमी को अपने डोले दिखाऊं, मीनारे पाकिस्तान से छलांग लगाऊं, जिंदा सांप खा जाऊं, टार्जन को माँ बाप की गालियां दूं, आर्नल्ड को चिंटी की तरह मसल दूं, रैम्बो की गर्दन मरोड़ दूं। दमाद बेटे, मैं तुम्हें बताता हूँ कि असल कहानी क्या है। सेठ ने पूरी कुव्वत से एक कश लिया और धुआं मेरी तरफ फेंकते हुए सीधा हो गया। मैंने फहमी की तरफ देखा। हस्बे मामूल इसका मुंह ऐसे बन गया था जैसे खाली पेट कोलन पॉल को देख लिया हो। मैंने इसकी कोई परवाह नहीं की और हमतन गोश हो गया। सेठ ने लब खोले। माई सिस्टर यानी मेरा भाई मुझसे 4 साल छोटा है। हम दोनों के अलावा हमारे माँ बाप की कोई औलाद नहीं थी। मेरा भाई अलमदार शुरू से ही मारदार और गुड पीपल्स यानी कि गलत लोगों की सोहबत में उठता बैठता था। यहीं से इसकी जिंदगी जराइम पेशर लोगों में बसर होने लगी और आहिस्ता आहिस्ता वो इन्हीं माहौल में ढलता चला गया। मेरे बाप को इस बात का बहुत दुख था। वो शहर के अच्छे खासे खाते पीते और इज्जतदार सेठ थे। उन्होंने अलमदार को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो आगे से और भी जिद्दी निकल आया। एक दिन अलमदार बैंक डकैती में पकड़ा गया। मेरे बाप को इस बात का पता चला तो इन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने इसी दिन से अलमदार से कतई ताल्लुक कर लिया और सारी जायदाद इस शर्त पर मुझे सौंप दी कि इस जायदाद का कोई हिस्सा अलमदार को न दिया जाए। ताहम अगर अलमदार कभी बीमार हो जाए या इलाज माली की जरूरत हो तो इस सूरत में कोताही न की जाए और इसको इलाज के हर मुमकिन पैसे दिए जाएं। इन्होंने अपनी वसीयत में ये लिखवाया था कि अगर मेरे बड़े बेटे लतीफ़ की बर्थ यानी कि मौत हो जाए तो इस सूरत में सारी जायदाद छोटे बेटे अलमदार को ट्रांसफर हो जाएगी। ये लतीफ़ कौन है? मैंने पूछा। सेठ ने चौंक कर मेरी तरफ देखा, फिर बोला, आप अपना तारफ हवा बहार की है। मैं बगले झांकने लगा। पता नहीं सेठ ने क्या कहा था और क्यों कहा था। शायद वो भी मेरी कैफियत समझ गया था, इसलिए एक आह भर कर बोला, खाकसार को लतीफ़ कहते हैं। ये खाकसार कौन गधा है? मैंने मुंह बनाया। सेठ को जैसे करंट सा लगा। वो सोफे से फिसल कर नीचे कालीन पर जा गिरा और इसका सिगार हाथ से उछलकर सीधा फहमी की गोद में जा गिरा। फहमी बदहवास हो गई और चीखती चलाती कपड़े झाड़ने लगी। जरा सी देर में अजीब सा मंजर हो गया था। सेठ जल्दी से खड़ा होने की कोशिश में गिर गया।
فہمی سگار کو ایسے پیروں تلے مسل رہی تھی جیسے وہ سگار نہیں میں ہوں، اور میں ہونک بنا صوفے پر بیٹھا باری باری ان دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چیخو پکار کی آواز سن کر چوکیدار تیزی سے اندر داخل ہوا اور حیران رہ گیا۔ کیا ہوا صاحب، کیا ہوا؟ یہ اس نے کیا ہے، فہمی نے چلاتے ہوئے میری طرف اشارہ کیا۔ چوکیدار نے میری طرف دیکھا، پھر یکدم شرما کر بولا، نہیں، یہ ایسا نہیں کر سکتی۔ فہمی یکدم رک گئی۔ کون نہیں ایسا کر سکتی؟ چوکیدار نے مزید شرماتے ہوئے میری طرف اشارہ کیا اور میں شرم سے کیچڑ کیچڑ ہو گیا، اور اسی لمحے مجھے احساس ہوا کہ میں اتنے بڑے سیٹ کا داماد ہوں، مجھے ایک چوکیدار سے ذرا سخت لہجے میں بات کرنی چاہیے۔ میں نے گرج کر کہا، خان تم واپس جاؤ۔ اپنی طرف سے تو میں گرجا تھا، تاہم یہ میری زندگی کی پہلی گرج تھی، اور اسے سن کر مجھے ایسا لگا جیسے میرے گلے کے اندر سے کوئی فاقہ زدہ چوہا بولا ہو۔ چوکیدار نے میرا حکم سر آنکھوں پر رکھا اور جیسے آیا تھا ویسے ہی پلٹ گیا۔ اتنی دیر میں سیٹھ جم کر کھڑا ہو چکا تھا اور غسیلی نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ تم نے گدھا کس کو کہا تھا؟ آپ کو تو نہیں کہا انکل، میں نے صفائی پیش کی۔ ابے خاکسار میں ہی ہوں، تو نے مجھے ہی گدھا کہا ہے۔ میری جان نکل گئی۔ مجھے اب سمجھ آئی تھی کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی تھی۔ میں نے جلدی سے بات سنبھالتے ہوئے کہا، انکل ممم، میرا مطلب یہ تھا کہ آپ خاکسار کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ تو سیٹھ ہیں۔ سیٹھ خوبصورت؟ سیٹھ جھانسے میں آ گیا اور اپنے غلیظ دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بولا، او آئی سی، آئی واز رائٹ، میں غلط تھا، سوری۔ میں نے شکر کا سانس لیا۔ سیٹھ دوبارہ سے صوفے پر برجمان ہو گیا۔ فہمی جلد از جلد مجھ سے بات کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے مجھے کن اکھیوں سے اشارے شروع کر دیے تھے۔ مجھے سب سمجھ آ رہی تھی، لیکن میں جان بوجھ کر انجان بنا رہا اور نظریں دوسری طرف جما دی۔ اپنا وار خالی جاتا دیکھ کر فہمی کو تاؤ آ گیا۔ اس نے گھور کر میری طرف دیکھا، پھر اطمینان سے کھڑی ہوئی اور اوپر جاتے ہوئے مڑ کر بولی، شاہ رخ، میں بیڈ روم میں جا رہی ہوں، ذرا تھانے فون کرنا ہے، تمہیں ٹائم ملے تو آ جانا۔ میرا خون خشک ہو گیا۔ خدا نے اسے طرح نکالنے کی خدا داد صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ الو کی پٹھی ایک جملہ کہتی تھی اور میرے ہوش و حواس گم کر دیتی تھی۔ میں نے سیٹ کی طرف دیکھا، وہ نیا سگار سلگا رہا تھا۔ فہمی کھٹ کھٹ سینڈل کھٹکاتی اوپر چلی گئی۔ میں بھی کھڑا ہو گیا۔ سٹینڈ اپ، تشریف رکھو، مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ سیٹ نے مجھے اشارہ کیا اور میں جلدی سے دوبارہ بیٹھ گیا۔ فہمی نے آخری سیڑھی سے ایک بار پھر پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ شدید غصے میں ہے، لیکن میں مجبور تھا۔ بیٹی کی بات مانتا تو باپ نے ناراض ہو جانا تھا، لہذا خاموشی سے سیٹ کے جملے کا انتظار کرنے لگا۔ ٹمارو، یعنی کہ آج میرا بھائی میرے گھر آیا تھا آپ کو قتل کرنے؟ میں نے فوراً اندازہ لگایا۔ سیٹ نے گھور کر میری طرف دیکھا اور پھر بولا، نہیں، وہ اگر مجھے قتل کرے گا تو خود نہیں کرے گا، یہ کام وہ کسی اور سے بھی لے سکتا ہے۔ تو پھر وہ کیوں آیا؟ وہ ہر مہینے آتا ہے 3 لاکھ روپے لینے کے لیے۔ 3 لاکھ ہر مہینے؟ کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ اسے کوئی بیماری ہے جس کے علاج پر ہر ماہ 3 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں۔ بیماری پر 3 لاکھ؟ میری آنکھیں پھیل گئیں۔ میں نے تو آج تک محلے کے ڈاکٹر کو ہر بیماری کے علاج کے عوض 20 روپے ہی دیے تھے۔ یہ ڈاکٹر ہمارے محلے میں سب سے مہنگا ڈاکٹر کہلاتا تھا اور پارٹ ٹائم کلفیاں بیچتا تھا۔ مجھے جب بھی نزلہ زکام ہوتا تھا یہی ڈاکٹر کام آتا تھا۔ ویسے بھی ہم غریبوں کو کبھی اعلیٰ درجے کی بیماری نہیں لگتی۔ آپ کبھی نوٹ کیجئے گا، غریبوں کی زیادہ تر بیماریاں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوتی ہیں، مثلاً پھوڑے پھنسیاں نکل آنا، ایک آنکھ خراب ہو جانا، ٹی بی، کالی کھانسی، کھٹے ڈکار، کان بہنا۔ اور تو اور ابا کہتے تھے کہ اگر زیادہ بھوک لگے تو یہ بھی بیماری ہوتی ہے، لہٰذا اگر کسی دن میں 2 کی بجائے 3 روٹیاں کھا لیتا تو ابا فوراً مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے تھے۔ کلفیاں بیچنے کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب کی زیادہ تر اصطلاحیں بھی اپنے پارٹ ٹائم پیشے سے متعلق ہوتی تھیں۔ یہ ہمارے محلے کا واحد بندہ تھا جس نے باقاعدہ حج کیا ہوا تھا، لہٰذا پورے محلے میں اسے اللہ کا شدید نیک بندہ سمجھا جاتا تھا۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہمارے محلے کی مسجد کے مولوی صاحب انتقال فرما گئے۔ جمعہ کا دن آیا تو خطبے کے لیے کسی مولوی کا بندوبست نہ ہو سکا۔ اس موقع پر محلے والوں کی نظر اچانک ڈاکٹر صاحب پر پڑی اور انہیں یاد آیا کہ
क्यों न डॉक्टर हाजी की खिदमात से इस्तेफादा किया जाए। डॉक्टर साहब से गुजारिश की गई, जिसे डॉक्टर साहब ने थोड़ी सी पसोपेश के बाद कबूल फरमा लिया और कुल्फियों की रेड़ी एक साइड पर लगाकर मौलवी के मिंबर पर चढ़ गया। खुतबा देते हुए बोले, ए लोगो, नमाज पढ़ो, नेक अमल करो, रोजे रखो, ज़कात दो, अल्लाह की इबादत करोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी, जन्नत में हूरें होंगी, प्यारी प्यारी सफेद सफेद खूबसूरत, खोए वालियां मलाई वालियां। माफी चाहता हूँ, बात कहाँ से कहाँ निकल गई। असल में सेठ का जुमला ही ऐसा था कि मुझे डॉक्टर हाजी याद आ गया। मेरी हैरत देखकर सेठ ने एक हंकारा भरा और बोला, जैसा कि मेरे बाप ने वसीयत में लिखा था कि अलमदार को सिर्फ इसके इलाज के लिए पैसे मिल सकते हैं, इसलिए वो अपने साथ पूरे डॉक्टरी सर्टिफिकेट लेकर आता है, जिनकी रूह से मुझे इसे मजबूरन हर माह 3 लाख रुपए देना पड़ते हैं। आज भी वो मुझसे 3 लाख लेने आया था। आपने दे दिए? नहीं, मुलाजिम को बैंक से लाने के लिए भेजा है। अलमदार दोबारा आएगा। मैंने इसे 1 घंटे तक दोबारा आने के लिए कहा था, लेकिन आपने तो बताया था कि इसे जेल हो गई थी। हाँ, लेकिन ये बहुत पुरानी बात है। वो जेल से छूट कर आया तो और भी पुख्ता मुजरिम बन चुका था। इसने सियासी लोगों से अपनी वाबस्तगियां कायम कर ली हैं। इसने आज आपको क्या धमकी दी? मैं तफ्तीश के मूड में आ गया। सेठ ने पहलू बदला और एक गहरा कश लेते हुए बोला, उसने कहा है कि मुझे बाप की जायदाद में से बराबर का हिस्सा दे दो, वरना फहमी यतीम हो जाएगी। नहीं, मैंने एक हाथ अपने दिल पर और दूसरा सेठ के मुंह पर रख दिया। मेरे होते हुए फहमी यतीम नहीं हो सकती। सेठ ने मुंह बनाया और मेरा हाथ हटाते हुए बोला, तुम इसके शौहर हो, बाप नहीं। इस वक्त मुझ पर खुला कि यतीम वो होता है जिसका बाप ना हो। हालांकि मैं आज तक यतीम उसे समझता आया था जिसके पास खाने को कुछ ना हो। इतने में ऊपर से फहमी की आवाज आई, शाहरुख, अमेरिका से तुम्हारा फोन है। फहमी की आवाज सुनते ही मैं हक्का बक्का रह गया। खुदा की पनाह, इतना बड़ा झूठ! मुझसे तो कभी टेलीफोन की टेप ने भी बात करने की जहमत नहीं की। मैंने कई दफा रॉन्ग नंबर भी मिलाकर देखा था। आगे से टेप की आवाज आती, ए बेगैरत, इस वक्त तमाम लाइनें मसरूफ हैं, कुछ देर बाद बकवास करना। फहमी दोबारा चिल्लाई, शाहरुख, तुम्हारा फोन है, शायद अमेरिका से कोई साइंसदान तुमसे बात करना चाहता है। मेरी शक्ल रोने वाली हो गई। वो निहायत इज्जत से मुझे जलील कर रही थी। अमेरिका से साइंसदान? सेठ चौंक उठा। भई वाह दमाद, तुम तो बहुत पहुंचे हुए हो। हाँ जी, हाँ जी। मैंने आने वाले आंसू जब्त करते हुए सर हिलाया। तुम्हारे ख्याल में ये किस साइंसदान का फोन हो सकता है? मैं गड़बड़ा गया। फहमी खुद तो ऊपर भाग गई थी और मेरी जान को अजाब दे दिया था। अब मैं क्या जवाब देता? मुझे अमेरिका के साइंसदानों का क्या पता। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि अमेरिका जहाज से जाते हैं या बस से। तहाँ मैंने जल्दी जहन पर जोर डालकर मैट्रिक के हाफजे को खंगाला और कहा, मेरा ख्याल है न्यूटन का होगा। न्यूटन का फोन? ओ माय गॉड, लेकिन वो तो फौत नहीं हो चुका। सेठ ने सर खुजाया और मैं अपनी बात पर मजीद पक्का हो गया। नहीं नहीं सेठ साहब, न्यूटन तो जिंदा है। अभी पिछले हफ्ते तो इसने अपने छोटे बेटे का अकीका किया है। अकीका? सेठ बेचैन हो गया। तो क्या न्यूटन मुसलमान है? सब कुछ गड़बड़ हो गया था, लेकिन मैं फंस चुका था। अपनी बात से फिरता तो सारा राज खुल जाना था। लिहाजा जी कड़ा कर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह जी, वो तो बड़ा रासकुल अकीदा मुसलमान है। सेठ ने उलझे हुए अंदाज में गर्दन हिलाई। हैरत है, वैसे इसका नाम तो मुसलमानों वाला नहीं। मैंने जल तू जलाल तू पढ़ा और कुछ सोचते हुए कहा, वो असल में ये इसका निक नेम है। इसका असल नाम है नुमान तनवीर। बस बचपन से ही इसे सारे नोटन कहते थे, जो बिगड़ कर न्यूटन बन गया। ओ, तो ये बात है। सेठ ने दम बखूद होते हुए सर हिलाया। फहमी ऊपर से सारी गुफ्तगू सुन रही थी, लिहाजा तीसरी बार चिल्लाई, शाहरुख, न्यूटन कह रहा है कि काल लंबी पड़ रही है और खड़ खत्म होने वाला है, जल्दी आ जाओ। अचानक सेठ को कोई ख्याल आया और वो पुरस्रार लहजे में मेरे कान के करीब होते हुए बोला, ये न्यूटन वही है ना, एटम बम का खालिक? मैंने जहन को तकलीफ देने की बजाय झट से कहा, जी जी वही है। सेठ ने मुतात अंदाज में इधर उधर देखा, फिर सरगोशी की, कहीं तुम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दूसरे मुल्कों को तो नहीं बेच रहे? टेक्नोलॉजी का लफ्ज तो मेरी समझ में आ गया, लेकिन न्यूक्लियर मेरे सर से गुजर गया। और वकार लज्जे में कहा, सेठ साहब, मैं ऐसा साइंसदान नहीं हूँ। मैंने महसूस किया कि जैसे ही मैंने ये जुमला कहा, कमरे की हर चीज खिलखिला कर हंसने लगी। वेरी बैड, बहुत अच्छे। आई हेट यू, मुझे तुम पर फख्र है।
जाओ फोन सुनो, पता नहीं न्यूटन ने क्या जरूरी बात करनी है। सेठ ने मेरा कंधा थपथपाया। मैं आइजाना अंदाज में उठा और कदम उठाए ही थे कि चौकीदार तेजी से कमरे में दाखिल हुआ और बोला, सेठ साहब, तुम्हारा बड़ा भाई फिर आई है। सेठ ने चौंक कर घड़ी की तरफ देखा और सपाट लहजे में कहा, ठीक है, इसे इधर ही भेज दो। चौकीदार वापस मुड़ा और कमरे से निकल गया। मैं काफी सारी सीढ़ियां तय कर चुका था, लेकिन चौकीदार के जुमले ने मेरे बढ़ते हुए कदम रोक दिए। मैं देखना चाहता था कि आखिर वो कौन खुशकिस्मत है जो हर माह अपनी बीमारी के नाम पर सेठ से 3 लाख वसूल करता है। ऊपर आओ। फहमी अध खुले दरवाजे से घुराई। आता हूँ, अभी आओ, अभी आता हूँ। मैंने उसे तसल्ली दी और वापस नीचे उतर आया। फहमी के दांत पीसने की आवाज मुझे पहली सीढ़ी तक आती हुई महसूस हुई। सेठ सोफे से उठ चुका था और बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, खड़ा रहूं, बैठ जाऊं या सेठ को तसल्ली दूं। अभी मैं इसी उधेड़पन में मुब्तला था कि दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैं दरवाजे की तरफ घूमा और पत्थर का हो गया। दरवाजे में से टवाना साहब अंदर दाखिल हो रहे थे।